होगा, जातिगत जनगणना करना होगा, नहीं जाएगा। कहीं कुछ बोला ना, सबको एक एक लाइन में लगा दे। कहीं कुछ बोला निजीकरण करना बंद करो बोला गाना यो हाँ तो हो जाएगा। आपके भविष्य के लिए कोई सपना सजोना या एक सपना देखना एक दूसरी बात है। केवल आप यहाँ आए और इस मंच में बैठे ताली बजा के चले जाएंगे और आपका सपना पूरा हो जाएगा, ये गलत मुगालते पे मत रहिएगा। ठीक है, मैं आपको चुन के हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के प्रदेश अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी ने एक आपको कहा कि यहाँ चूंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण आदिवासियों का जमीन केवल आदिवासी ही खरीदेंगे, गैर इसको नहीं खरीद सकते। ये व्यवस्था संवैधानिक रूप से, विधिक रूप से आदिवासी समुदाय को दिया गया है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र उन्हीं को डिसाइड किया गया है जहां उनकी बहुलता 50% से ज्यादा है। ये सबके जानकारी में होना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं आपके डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि विधानसभा में बैठने वाले हमारे विधानसभा के सदस्य हैं माननीय विधायक रेखचंद जैन जी, हम चाहेंगे कि इस मंच का जो आवाज है विधानसभा तक जाना चाहिए, आपके पार्टी फोरम तक जाना चाहिए। और मैं केवल किसी को इसलिए कहना चाहता, और भी हमारे 11 विधायक हैं आपके अलावा 12 विधायकों के तरफ से ये डिमांड जाना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1/70 करके एक कानून है, एक विनियम बनाया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, और उसमें एक व्यवस्था है कि आदिवासी की जमीन तो आदिवासी नहीं खरीद सकता, लेकिन यदि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यदि वहां के रहने वाले मूल निवासी हैं, चाहे वो एससी हो चाहे ओबीसी हो, जो भी हमारे बारा बानी बिरादरी के लोग उस ग्राम सभा में रहते हैं, उस गांव में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बना के रखा है कि यदि ओबीसी की जमीन है तो केवल ओबीसी ही खरीदेगा, और यदि ओबीसी ही खरीदेगा तो केवल उस जिले का भी होना जरूरी है, उसको बाहर का कोई ओबीसी आके नहीं खरीदेगा। पहली मतलब आदिवासी का जमीन तो नहीं खरीद ही सकता, लेकिन यदि ओबीसी भी बेचेगा तो गैर जो नॉन ट्राइबल हैं वो भी नहीं खरीद सकता, केवल वो जिले में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है आपको समझना है। संविधान की मंशा है कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है वहां का जमीन केवल वहीं रहे, बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको 2-3 शहर का नाम बताता हूं, आप नकुलनार घूम के आइए, गादीरास घूम के आइए, आपको क्या नजारा दिखेगा इस मन से बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। कितने लोग गए हैं उधर, गए हैं ना, तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझना है आपको। और इस बात को रोक के लिए खास करके ओबीसी महासभा को ये डंके के चोट में आवाज उठानी चाहिए, 12 विधायकों को और हमारे सांसदों को बात रखना चाहिए कि ऐसा कानून यहाँ पारित करें। यदि आज पारित नहीं करते तो आप लिख लीजिए, ये नगर नार यदि कहीं निजीकरण हुआ तो आने वाले समय में यहाँ के जितने भी मूल निवासी होंगे आप अपना जंगल खोजेंगे, जंगल ये आसपास दिखेंगे नहीं, सब यूपी बिहारी और जो दूसरे प्रदेश के लोग होंगे वहीं यहाँ पे सामने उनको दुकान मिलेगा, वहीं उनका रोजगार धंधा चलेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इस बात के लिए इस समन्वय मंच के तरफ से, SC/SC OBC महासंघ के तरफ से बिल्कुल आवाज जानी चाहिए। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी मंचासीन अतिथियों ने जो भी वक्तागण थे सबने कहा कि स्थानीय भर्ती का मतलब आदिवासी नहीं होता,
और मैं भी कहता हूं इस मंच से, और ये सबको जानने के बाद जाना चाहिए, इस मंच को छोड़ना चाहिए, कि स्थानीय भर्ती मतलब आदिवासी नहीं। स्थानीय भर्ती मतलब वहां का रोस्टर होता है, जिला रोस्टर लागू होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कितने लोग हैं सुकमा से? हाथ खड़े करें। सुकमा में आपकी बहुलता 84% आदिवासी लोग हैं। कितना प्रतिशत? 84%। उनकी जनसंख्या ही है 100 में से 84 लोग उन लोग हैं आदिवासी, और बाकी जो बचे उसमें से एससी केवल 1-2% होंगे, 4% लगभग ओबीसी के होंगे, बाकी जो सामान्य हैं जिनको आप देखते हैं। स्थानीय रोस्टर का मतलब यह हो रहा है, हम स्थानीय भर्ती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे जिला कैडर के और संभाग कैडर का जो रोस्टर है वो वहां लागू हो। आप यदि को बीजापुर जाएंगे तो 78% है, यदि आप कांकेर जाएंगे तो 56% है। इसका मतलब ओबीसी जहां जहां है 14% ऑलरेडी उनके लिए रिजर्व है। तो जब स्थानीय भर्ती की बात करेंगे तो उस अनुपात में वहां भर्ती होगी, और इस बात को ओबीसी महासंघ को भी, एसटी महासंघ को भी और एससी को भी यहाँ पे प्रमुखता से रखना चाहिए। स्थानीय भर्ती इसका मतलब नहीं केवल आदिवासी लोग हैं, क्योंकि ये सुनने में बहुत हमको गंदा लगा उस समय जब हम कोर्ट जा रहे थे, और जब हाईकोर्ट बिलासपुर ने, माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर का जब ये आदेश आया कि स्थानीय भर्ती संवैधानिक रूप से गलत है, राज्यपाल को यह पावर नहीं है कि वो स्थानीय लेवल पे किसी को रिजर्वेशन दे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक व्यवस्था बनाया। उस समय आपको याद होगा हम लोग जगदलपुर से एक पदयात्रा निकाल के गए थे 2014-15 के आसपास में, और हमने कहा कि ये आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग बंद करना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आपको कहते हैं कि आप यहाँ पढ़े लिखे नहीं हो, आप उस काबिल नहीं हो, हम बाहर से लाएंगे और नौकरी में रखेंगे। हमने कहा ये आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आउटसोर्सिंग कहीं से नहीं करेंगे, हम लोकल लेवल में एक व्यवस्था बनाते हैं और वहीं के लोग ही भर्ती होंगे, और यदि जिले का नहीं मिला तो कम से कम संभाग के लोग मिलेंगे, और यदि संभाग में भी नहीं हुआ तो कम से कम राज्य के मिलेंगे। ये मांग आदिवासी समाज का पहले से था, ये मांग ओबीसी महासंघ का पहले से था, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मंच है। आज एक ऐतिहासिक जनसैलाब यहाँ आकर के इस डिमांड को प्रमुखता से किया है। मैं माननीय विधायक महोदय को चाहूंगा कि यह जो इस मंच का आवाज है वो विधानसभा तक जानी चाहिए। मैं अपनी बात अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है राष्ट्रपति के द्वारा। कितना प्रतिशत? 65% हिस्सा अधिसूचित है, और इसका ये गारंटी देता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, ये गारंटी देना चाहिए कि 65% एरिया के लिए वो कटिबद्ध है, उनकी ये जिम्मेवारी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के संविधान के 275(1) में जो संचित निधि आता है, जिसको आप परियोजना मत बोलते हैं और उप योजना के नाम से वो आता है, वह पैसा केवल 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आता है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं होता, एक समुदाय विशेष के लिए नहीं होता। यदि उस जगह में रोड बनता है तो रोड में सब लोग चलते हैं, यदि उस जगह पे हॉस्पिटल बनता है तो उस हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, उस जगह पे यदि स्कूल बनता है तो स्कूल में सारे लोग पढ़ते हैं। इस बात को सारे, क्योंकि सामूहिक यहाँ सभा है, समन्वय सभा है, समन्वित रूप से यह सभा है, इसलिए मैं इस उद्गार को बोल रहा हूँ। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, एक है कि एनएमडीसी मुख्यालय यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जब तक दिल्ली तक ये आवाज नहीं जाएगी आपको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। आज 30,000 है, आने वाले समय में आपको 60,000 आना पड़ेगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं इसको इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश था तब मध्य प्रदेश में जगदलपुर में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं थी, रायपुर राजधानी नहीं था, मध्य प्रदेश था, भोपाल में होता था। एनएमडीसी चूंकि सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी केंद्र सरकार की है, और उनको, उनके अधिकारियों को आने जाने के लिए आपको एयरपोर्ट की सुविधा देना है, तो सबसे नजदीक कहां हुआ? हैदराबाद। मध्य प्रदेश की जमाना की बात कर रहा हूं, हैदराबाद। तो एनएमडीसी का कार्यालय कहां खोल दिए? हैदराबाद। तब तक तो चलते रहा, चलो मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ बना, नया राजधानी बना रायपुर में। रायपुर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आ रहे हैं सब लोग, जा रहे हैं। जगदलपुर में एयर सुविधा है कि नहीं है? उसके बाद भी आपको लगता है कि वहां पे होना चाहिए हैदराबाद में ये कार्यालय? नहीं होना चाहिए।
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी नियुक्तियां होती है एनएमडीसी में, जितना भी नियुक्तियां होती है, यहाँ बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं हमारे साथ एनएमडीसी के, वो सब जानते हैं कि उनका नियुक्ति हैदराबाद, खिड़की तो आप वहां खोल के रखे हैं, खिड़की कहाँ है? हैदराबाद में। आपका खनिज कहाँ है? बस्तर में आप खनिज लेंगे, भर्ती कराएंगे दूसरे प्रदेश से, विकास करेंगे दूसरे प्रदेश में। ये कहाँ का लॉजिक है? आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसलिए आप आवाज उठाएंगे, सरकारें झुकेंगी। यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे, सरकारें जैसा चला रही हैं वैसे चलाएंगी। हम दोनों ही सरकारों को बोलते हैं इस मंच के माध्यम से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, आपके मूल निवासियों का जो आवाज है उसको उनको सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। दूसरा, एनएमडीसी का कार्यालय यहाँ क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो आपका अधिकार है। क्यों अधिकार नहीं है? हमारा तीसरा मुद्दा है स्थानीय भर्ती होना चाहिए। स्थानीय भर्ती एनएमडीसी में क्यों नहीं होना चाहिए? आपके स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में, राजस्व विभाग में, किसी विभाग में स्थानीय भर्ती क्यों नहीं होना चाहिए? केवल आपको लगता है कि बाहर से आए यूपी बिहारी लोग आपके यहाँ नौकरी करें, एक चपरासी का भी, और आपको ये सरकारें जितने भी, चाहे वो पूर्ववर्ती केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आपको इतना भी तवज्जो नहीं देती कि आप पुलिस की नौकरी हो चाहे शिक्षा कर्मी की नौकरी हो या चपरासी हो, नहीं बन सकते। आपको ये समझ बनाना पड़ेगा कि आप में वो काबिलियत है। सरकार जो है आपको शिक्षा का वो सुविधा मुहैया कराया है। आप सब लोग अभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण भी यदि आपको सुविधा उतना ज्यादा नहीं मिला है, तो वो सारा सुविधा जो बड़े शहर के लोग होते हैं, जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, यहाँ का परसेंटेज ज्यादा होता है और यहाँ के लोगों का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो सुविधा नहीं मिला, बाकी लोगों को वो सुविधा मिला। इस कारण से आप हमेशा मेरिट बेस पे यदि नियुक्ति होता है तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। आप लोगों को पता है क्या? यहाँ कोई बैठे होंगे तो अभी शिक्षक भर्ती हुआ, कितना शिक्षक भर्ती हुआ पता है क्या? कितना? 12,000 में कितने लोग नौकरी लगे? किनके घर से नौकरी लगे? हाथ खड़े करो तो थोड़ा, एक भी तो हाथ खड़े करो। तो 12,000 गुरुजी कौन बने? 12,000 गुरुजी कौन बने? सरकार को ये देखने की जिम्मेदारी है कि नहीं है? केवल आप बनाएंगे गुरुजी और हम पढ़ेंगे, और कोई दूसरे जगह से आएगा और हमारे संस्कृति को, हमारे सामाजिक ताना बाना को, हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं को यदि हताहत करे तो चलेगा क्या? नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। बार बार आपको बोलना चाहिए, और क्योंकि आप नहीं बोलते इसलिए सरकार अपने तरीके से चलती है। हमारा अगला मुद्दा है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये जातिगत जनगणना हमारा आज का डिमांड नहीं है, बहुत पुराना डिमांड है। सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार तो हमेशा कहती है कि आप जातिगत जनगणना कराएं, लेकिन केंद्र सरकार पिछले कई सालों से इस व्यवस्था को दबा कर बैठी है। क्यों नहीं होना चाहिए? आप बोलते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, आप कहते हैं कि आदिवासियों को 32% आरक्षण देंगे, आप कहते हैं कि एससी को इतना % देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? बाद में आप बोलते हैं कि नहीं हमारे पास आंकड़ा नहीं है। ये दो तरीके का बात तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या? आप कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, अच्छी बात है, आरक्षण दीजिए। आप बोलते हैं आप किस आंकड़े पर देंगे, तब आप बोलते हैं क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। आप इकट्ठा करिए, लेकिन 12,000 नियुक्तियां करते हैं और उसका जिम्मा न्यायपालिका पे छोड़ देते हैं। ये दो तरीके का व्यवहार या दो तरीके का विचार, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको उनका हक दें। बहुत सारे वक्ता हैं और मुझे लगता है कि मुझे जिन मुद्दों पे प्रमुखता से आपके सामने रखना था मैंने रखा है। इसकी तकनीकी जानकारी के बारे में बोलेंगे तो हम कभी बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि जनसभा बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं और हमको इनका भी वचन सुनना है, क्योंकि आने वाले समय में यदि तो जो हैदराबाद